हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम मनीष कुमार है। और इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने 63rd बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस की परीक्षा में 262वीं रैंक हासिल की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के हैं, सिर्फ 25 साल की उम्र में इन्होंने ये कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ अपने पहले अटेम्प्ट में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास किया। और ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं और रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो मैंने इनको आप लोगों के लिए इनवाइट किया है कि आप भी इनसे जुड़ें। बहुत ही कम उम्र है इनकी और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है और इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं, इनसे मिलते हैं और इनके सफलता के सूत्र को जानने की कोशिश करते हैं। मनीष, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। जहाँ तक कि सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बेसिकली वैशाली डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मगर थोड़ी सी इसमें चेंजेज है। मैंने सारी स्कूलिंग अरुणाचल प्रदेश से की है, गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश। और वहां से स्कूलिंग 12 तक था। एवरेज बच्चा था, मतलब ठीक है, रैंक स्कूल में आती थी, मगर ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल था, बहुत हाई लेवल की स्कूलिंग वहां नहीं होती थी। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से मैंने बीटेक किया। बीटेक में भी अच्छे खासे परसेंटेज आते थे, मगर ऐसा नहीं था कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या आईआईटी या एनआईटी। तो वहां से मैंने बीटेक किया। बीटेक से पास आउट होने के बाद लगभग मैंने 1.5-2 साल तक प्राइवेट जॉब में रहा, मैं माइनिंग सेगमेंट के जॉब में। अच्छा, और किस वहाँ स्टेट धीरे से धीरे शायद इंजीनियरिंग की थी? किस स्टेट से इंजीनियरिंग की थी सर आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ओके ओके। जी। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन सेगमेंट में आया दिल्ली में। और वहाँ मतलब मेरा जो पहला क्लास रहा, क्लासरूम क्लास वेरी फर्स्ट, तो सलीम सर जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे तो उनसे ही रहा। और फिर वहाँ से धीरे धीरे बेसिक चालू हुई। मुझे लगता था पता नहीं मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ इस भीड़ में, लोग इतने सारी चीजें जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बट फाइनली मतलब मेहनत करते करते आज यहाँ तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपके फैमिली में कौन कौन है? और आपके फादर, मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में, जैसा आपने बताया कि रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या आपके फादर पोस्टेड थे? किस डिपार्टमेंट में थे? जी सर, मेरे फादर अभी भी वहीं पोस्टेड हैं, टीचर हैं मेरे फादर मिडिल अच्छा। स्कूल के। तो इसलिए वहीं वहीं से स्कूलिंग हुई। अभी मतलब मेरे पूरे फैमिली जितने हम लोग भाई बहन हैं सभी की स्कूलिंग वहीं से हुई। और अभी देखिए, जिस प्राइवेट कॉलेज से मैं था वहीं से मेरे भाई ने भी बीटेक किया। मगर अब मेरा रिजल्ट यहाँ हुआ, इस बार उसका भी आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हो गया है बहुत एमटेक के बढ़िया। लिए। तो अब वो भी वहां जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को या अपने करियर को चेंज करने के लिए। किसी कोई भी टाइम लेट नहीं होता है। मेरे भाई को सोचिए या मुझे देखिए, बीटेक करने के बाद हम लोग आए कि हाँ कुछ बड़ा करना है, नहीं तो बीटेक तक ऐसे ही था। प्राइवेट जॉब मैंने किया 2 साल, ऐसे ही 15-20 हजार की नौकरी थी। और लेकिन फिर तब लगा 2 साल बाद, बीटेक के 2 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपना करियर चेंज करना चाहिए शायद में कुछ। तो आप लोगों के लिए भी कोई लेट नहीं होता है, कभी भी आराम से कभी भी आप अपने सपने को बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल मतलब इनका मैसेज ये है कि कभी भी आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कोई लेट नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट भी आराम से सिलेक्शन ले सकता है अगर वो डिटरमिन हो जाए अपने लक्ष्य के लिए, अपने एम के लिए। सिविल सर्विसेज में आने का जो सपना है वो कहाँ से आया? सर यदि टू बी ऑनेस्ट, पहले बचपन में बातें होती थी, पिताजी से पूछ लेते थे कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है, सबसे अच्छी नौकरी कौन सी होती है। तो पापा कहते थे कि आईएएस जो होता है वो सबसे ऊपर होता है इंडिया में सर्विस में। तो कहते आईएएस कैसे बनता है, तो बोलते थे यूपीएससी निकालना पड़ता है। बस ये 7-8 की बात है, ऐसे हंसते खेलते तो कह देते थे कि हम भी आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो जब 12th किए, बीटेक किए, तो लगा कि ये मतलब
ऑफ कोर्स आपकी मेरे बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है कि आप सीधा जंप कर जाएं कहीं कुछ करने के लिए। प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो तो उतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फैमिली के थ्रू हो चुकी है, तो लगा कि नहीं ठीक है करना चाहिए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मगर फिर लगा कि एक अटेम्प्ट तो दे सकते हैं, तो उसके बाद छोड़ के आ गए कि नहीं सिविल सर्विस में घुसना है और एक पूरा जी जान लगा कि देखते हैं क्या होता है, ये था। और ये नहीं था कि बहुत पहले से हाँ कि यही करना है डिटरमाइंड था, मगर हाँ जैसे जैसे रास्ते आते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैच्योरिटी आई, तो उस तरीके से प्लान किया मैंने। जैसे मैं यूपीएससी के लिए प्लान करके आया था, मैंने एक अटेम्प्ट दिया भी यूपीएससी टू बी ऑनेस्ट, मगर उसमें मुझे लगा कि शायद थोड़ा कहीं कमी रह जा रही है प्रीलिम्स में, और उसी के 15-20 दिन बाद बीपीएससी का एग्जाम था। तो 63वीं का मुझे याद है 15 तारीख को 63वीं का एग्जाम था, और 3 जून को शायद यूपीएससी का एग्जाम था। यूपीएससी मैंने 3 तारीख को दिया, 4 तारीख को मुझे एहसास हो गया कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, और फिर मैं वो 10 दिन मैंने जान लगा दी कि बीपीएससी में अब मुझे शिफ्ट कर जाना चाहिए, शायद एक बार देख लेते हैं फिर आगे करेंगे। तो ऐसे ही जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ी, नए नए रास्ते दिखे, वैसे वैसे मैंने अपने करियर को प्लान किया। ऐसा नहीं कि आप हवा में कुछ भी बोल रहे हैं या हवा में कर रहे हैं। मतलब अपनी हकीकत, जमीनी हकीकत को इंसान को समझना चाहिए और उस हिसाब से उसे कोशिश करनी चाहिए। जो आपके मतलब आपके जो डिसीजंस हैं उनसे ऐसा लगता है, ठीक है। बहुत पता लगा कि आपको महसूस ही ना हो, आप लगातार यूपीएससी में लगे थे और लगे थे, अगर उसी में लगे रह जाते तो बीपीएससी भी शायद ना होता, यूपीएससी भी ना होता, डिमोटिवेट हो जाते। मुझे लगता है ये आपने ही सोचा कि नहीं एक बार इसमें यूपीएससी नहीं, पहले बीपीएससी हम निकाल कर देख लेते हैं, अपने आप का एक लेवल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उम्र तो आपके पास थी ही। जी सर, जी सर, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मतलब टोटली ब्लैंक होके डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिए। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कोट है कि एक चालाक आदमी है लेकिन वो अनप्लान्ड वे में बढ़ रहा है, और एक बेवकूफ आदमी है लेकिन वो प्लान्ड वे में बढ़ रहा है। तो बेवकूफ की जीतने की संभावना ज्यादा होती है। हर चीज को प्लान कीजिए कि आप कहाँ सक्सीड कर सकते हैं। आपने बीपीएससी और यूपीएससी में, जैसा कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, एक बेसिक लाइनिंग अंतर है, वो है कि यूपीएससी में बहुत मेहनत के बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये आपका सिलेक्शन होगा ही। मतलब वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कभी प्रीलिम्स ही कुछ उठपटांग हो गया, कभी मेंस में अप्स एंड डाउन्स हो गए। मगर कुछ जो स्टेट पीसीएस का मैंने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा, मुझे लगा कि यदि जम के आप मेहनत करते हैं ये में, तो वो रिजल्ट दे देता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद आप फिर यूपीएससी का कीजिए, आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा, रिसोर्सेस भी रहेंगे। तो यूपीएससी इज वेरी गुड और करना भी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी आगे ट्राई करता रहूंगा, मगर हाँ आप करियर को प्लान्ड वे में कीजिए, ऐसे ब्लंडर मत कीजिए आंख बंद करके चले जा रहे हैं। तो अब जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि बीपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी, क्योंकि आप बीपीएससी क्वालिफाई हुए, तो आपसे बीपीएससी के बारे में जानने की हमारे स्टूडेंट्स को जानना है। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की, और दूसरा आप जब थोड़ा सा हमें बताइए कि यूपीएससी और बीपीएससी में बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है तैयारी में, प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर, अगर प्रीलिम्स की हम बात करें तो। ये सर दोनों सवालों के जवाब में मैं पहले दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से आंसर देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में आया था, उसी दौरान आपके सलीम सर के थ्रू क्लासेस भी होती थी रेगुलरली, तो कुछ बेसिक्स थे जो तैयार हो गई थी हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जब आप सलीम सर के नोट्स देखिएगा, खास करके साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से, तो यूपीएससी में क्वेश्चन डिट्टो आ जाते हैं बहुत सारे, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, तो और प्रीलिम्स तो हो ही गया, साथ में जो सर नोट्स लिखवाते हैं तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे पास अभी भी नोट्स पड़े हुए हैं मैंने ड्रॉर में सर के, तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल रह जाता है। रही बात अंतर क्या है, तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट है और अगर आप वो तैयारी कर रहे हैं तो, और दूसरा कि आपने अभी 6 महीने से पहले तैयारी करनी है, स्टार्ट करी है और आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो
अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट है तो 70-80 मार्क्स आपको ऐसे भी आ जाएंगे, 70 to 80 मार्क्स। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, जो बेसिक बुक्स होते हैं, आपने ज्योग्राफी के लिए खुल्लर पढ़ा हुआ है, तो आपको 70 to 80 मार्क्स आ जाते हैं। उस आपको 20 to 30 मार्क्स के लिए करना पड़ता है। 100 आप आ गए, 100 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो 100%। तो 20 to 30 मार्क्स के लिए कुछ सेगमेंट रहता है, जैसे आप करेंट अफेयर एक्स्ट्रा देख लो, आप बिहार स्पेशल देख लीजिए, उन सब से आपको 20 से 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ये चीजें एक रहती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लोग। जो यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं, जो रिसेंट आए हैं 3 से 6 मंथ में कि अभी तैयारी करना है वैकेंसीज देख के, तो उनके लिए एक बात बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी 66 की वैकेंसी जा रही है, 65 की मेंस आ रही है और 64 की इंटरव्यू है। तो अगर आप 66 का प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई भी पुराना बच्चा भी है तो वो भी ये चारों देख सकता है। बहुत यूपीएससी में क्या होता है, हम लोग डिटेल्स में जाते हैं बहुत सारे बेसिक्स में, मगर आप जब बीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न स्टडी कीजिएगा तो वो फैक्ट्स ज्यादा पूछता है। तो नए बच्चों के लिए हो गया, या फिर जो पुराने बच्चे भी है जो बार बार 10 या 15 मार्क्स के मार्जिन से रह जा रहे होंगे, तो उनके लिए है कि आप लूसेंट पक्का पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो वहां से आपको 50 to 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। लूसेंट पूरा, ये नहीं कि आपने ये धीरे धीरे, मैंने एक ब्लंडर किया था, मैंने बुक सारे पढ़ लिए थे, लूसेंट को नहीं पढ़ा, और जब मैं प्रीलिम दे के आया मिलाया तो लगा कि अरे यार इसका आंसर लूसेंट में है। फिर भी कट ऑफ निकल गया, मगर एक चीज मुझे एहसास हुआ कि लूसेंट पढ़ता तो मैं उतना कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स ला सकता था। तो प्रीलिम्स के लिए लूसेंट वेरी मस्ट। बिहार स्पेशल आप लोग ध्यान दीजिएगा, उससे 20-30 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें ट्रिक ये हो जाता है, आप जैसे मान लीजिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहा है, पाटलिपुत्रा के बारे में पूछ रहा है। अब आप कहिएगा सर ये तो इतिहास का सेगमेंट है, मगर आप उसके पीछे जाके देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य समाज तो बिहार का इतिहास हो गया, बिहार स्पेशल में आ गया। पाटलिपुत्रा बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा। वो अशोक के या अशोक स्तंभ के या अशोक के पिलर्स के बारे में पूछेगा, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि जो बिहार में पिलर्स है उन्हीं के बारे में पूछेगा। तो ये सब थोड़ा ट्रिक हो जाता है कि आप बिहार के स्पेशल एक बुक जरूर से जरूर पढ़िएगा। बुक का नाम मैं सजेस्ट कर देता हूँ, विभास पनोरमा है, एक पतली सी बुक आती है 30 से 40 पन्नों की, और वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। लगभग 25 से 30 मार्क यदि बिहार स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो उससे आप टकरा जाएगा। एक और बुक है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अली की या इम्तियाज अहमद की शायद, तो वो भी पढ़ सकते हैं, मगर कंटेंट हो जाता है। लेकिन विभास पनोरमा बहुत 30-40 पन्नों की बुक रहती है और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड मैं कहूंगा करेंट अफेयर्स का सेक्शन, ये थर्ड करेंट अफेयर के सेक्शन से भी बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 मार्क्स के। करेंट अफेयर में ये ब्लंडर नहीं करना है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स विजन के करेंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं या दृष्टि के, जैसा कि मैं भी करता था, मगर लास्ट टाइम में मैंने स्विच कर लिया था कि हाँ ये करना है। आपको एसपीडी का करेंट अफेयर आता है, वार्षिकांक ऐसे कहते हैं हम लोग। और हाँ, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी है उनके लिए एक डिस्क्लेमर है, आपको बीपीएससी के लिए कम से कम प्रीलिम्स के लिए हिंदी ही पढ़ना होगा। इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये फ्रैंक है। विभास पनोरमा आपको ही इंग्लिश में नहीं मिलेगी। अब आप कहने लगिएगा कि नहीं नहीं मुझे इंग्लिश में बुक चाहिए, फिर वो लोकल पब्लिकेशन का कोई भी बुक आपको मिल जाएगा, वो आपको हेल्प करने वाला नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को बिहारी बनाते हुए, अपने आप को बिहार के जमीन से जोड़ते हुए हिंदी पढ़िए। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कतें आई कि नहीं, आपको मेंस में भी नहीं मिलेगा स्टडी मटेरियल, तो आपको वो स्विच करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो करेंट के लिए एसपीडी का हिंदी में वार्षिकांक आता है, उसके सिलेक्टेड पढ़ने होते हैं, लगभग 90 से 100 पन्नों का पतला सा बुक आता है, वो पढ़ लीजिएगा। आप उसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो पीडी का जो वार्षिकांक आता है प्रतियोगिता दर्पण, वो पढ़ सकते हैं। मैंने एसपीडी प्रीफर किया था और बहुत हद तक क्वेश्चंस उससे टकराए थे। तो ये कीजिए, पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है। वैसे भी पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, मगर यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एसपीडी का वार्षिकांक मस्ट है, जिसमें वन लाइनर्स आती हैं लगभग 30-40 पन्नों में। वो वन लाइनर बिल्कुल पढ़िए। लोग कहेंगे याद नहीं रहता है, वही वन लाइनर से क्वेश्चन टकराएगा, बाकी आप पूरा कंटेंट पढ़ जाइए, कोई फायदा नहीं है। और लास्ट में साइंस का जो सेगमेंट आता है, क्योंकि साइंस के सेगमेंट से लोग कहते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक, तीनों से मिला के लगभग 30 क्वेश्चन वो पूछता है, तीनों चारों से। तो ये 4 सेक्शन पे अगर आप कमांड कर जाते हैं
तो जो पुराने बच्चे भी हैं जो 10-15 मार्क्स के मार्जिन से बार बार छूट जा रहे हैं, तो वो ये 4 सेगमेंट कर लें, उनकी फिर नहीं छूटेगी चीजें। साइंस में आपका बायो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस एंड टेक अगर आप सलीम सर के स्टूडेंट है तो उनके नोट्स काफी हैं। अदरवाइज आप बेसिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, ये 4 टॉपिक पे आपको ध्यान देने पड़ेगी: लूसेंट, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और साइंस। और चलिए, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस के लिए क्या अलग करना है, मतलब क्या ऐसी चीजें की जाएं जिससे कि मेंस जो बच्चे दे रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस में जा रहे हैं, तो वो क्या इसमें अलग पढ़ें, यूपीएससी से अलग क्या पढ़ लें कि उनको मतलब इसमें हेल्प करे? बेसिक तैयारी तो यूपीएससी वाली ही करनी है, लेकिन कैसे बीपीएससी यूपीएससी से अलग हो जाता है और बीपीएससी को कैसे फोकस करें मेंस के लिए? जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स के देखा जाता है कि जनरली 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर आपका मेंस हो जाता है। तो अगर आपको आपकी प्रीलिम्स हो रही है, आपको अगले दिन ही पता चल जाता है कि आपकी प्रीलिम्स हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस दिन आपको लग रहा है कि आपकी प्रीलिम्स हो रही है, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा कैसे करना है, उसी दिन से आप कुछ महीनों के लिए या फिर यूपीएससी को भूल जाइए। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है जो हम लोग सुनते हैं, हम लोग के बड़े लोग भी कहते हैं कि एक साथ 2 नाव पे सवारी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम सोच के रखे हैं और बीपीएससी का मेन सोच के रखे हैं, तो किसी एक के साथ तो आप 100% नाइंसाफी करिएगा। मैंने अपने खुद के बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ देखा है कि वो बार बार मेंस लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के मेंस या यूपीपीसीएस के मेंस को कम वैल्यू दिया और अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स को ज्यादा वैल्यू दिया, इस कारण इधर तो मेंस नहीं हुआ, उधर आइदर प्रीलिम्स नहीं हुआ और प्रीलिम्स हुआ तो मेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपको 6 महीना, आपको लगेगा 6 या 8 महीना बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके कंपटीटर उस समय पढ़ रहे हैं। वहां पे कोई ऐसा बच्चा भी है जो 24 के 24 घंटा बीपीएससी से फोकस्ड है, आपको उसको हराना है। और कोई भी काम प्लान कीजिए, उसको जी जान से मन से कीजिए। ऐसा नहीं कि 50% से कर दिए कि नहीं बीपीएससी भी दे देंगे, यूपीपीएससी भी दे देंगे, ऐसा नहीं। प्लान करिए कि आपको क्या करना है। यूपीएससी जब आप तैयारी करते हैं, आपकी प्रीलिम्स हो जाती है, तो आप बहुत एक टैलेंटेड रहते हैं, आपके अंदर एक बेसिक्स तैयार हो जाती हैं। मैं बार बार, रिटेन की बेसिक्स तैयार हो जाती है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग्स तैयार होती हैं, पेपर पढ़ने का आर्ट डेवलप हो जाता है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या जानना है। तो जब आप बीपीएससी का मेंस लिखने जाएंगे, सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए 4-5 सेट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो 10-15 साल के आते हैं, वो बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगा मार्केट से, वो दोनों खरीद लें और 1 हफ्ता तक सिर्फ ये दोनों ही पढ़ें। सिलेबस पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, और उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगी कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीपीएससी का मेंस बहुत ही इजी है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है और राइटिंग स्किल पे थोड़ा सा भी कमांड है, तो उसके लिए बहुत इजी है। वो एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, उनके सिलेबस प्रेडिक्टेबल है, यूपीएससी की तरह वास्ट सिलेबस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 6 से 8 महीना भी मेहनत कर लेते हैं और जी जान से मेहनत कर लेते हैं, तो ये 100% आपका निकल जाएगा। अलग अलग कुछ सब्जेक्ट की जो कि यूपीएससी से अलग कोई ऐसी सब्जेक्ट की बुक अलग से लेनी, जैसे आपने अभी इसमें प्रीलिम्स में बताया कि ये बुक अलग से पढ़ लीजिएगा, तो उसके लिए मतलब क्या कुछ अलग से भी पढ़ना होगा? जी सर, जैसे यूपीएससी में आप देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का जनरली लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो जैसा कि मुझे भी पता है, मैंने भी ये पढ़ा था। तो आपने स्पेक्ट्रम से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का तैयार किया है, फैक्ट्स और बहुत सारे बुक्स हैं। मैंने बहुत कम बुक्स पढ़े हैं अपने लाइफ में, बहुत मोटे मोटे बुक्स पे नहीं गया हूं मैं पतले पतले बुक पढ़ के अपने नोट्स बनाते जाता था मेंस के लिए भी। तो अब आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का आपने बुक पढ़ लिया है, उससे पूरे हिस्ट्री आपको तैयार है। मगर जब आप बीपीएससी के हिस्ट्री में आइएगा, तो आपको सिलेक्टेड 25 टॉपिक्स ही हैं, और उस 25 से 30 टॉपिक में वो 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन, और आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इजी है आपको।
तो अब क्या है कि मौर्य कला पूछता है, मौर्य आर्ट मान लीजिए आपको पूछते हैं, तो अब आप मौर्य आर्ट का वो अलग से कुछ बुक्स आती हैं, बुक्स या नोट्स आएंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीपीएससी के लिए स्पेशल बुक अभी तक बहुत मार्केट डेवलप नहीं है, तो अलग से बुक आ जाएगा, पतला सा, कहीं भी आप जाइएगा, मुझे अभी पब्लिकेशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल होता है। या नोट्स बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं, प्रिंटेड नोट्स, लिखा हुआ नोट्स पे नहीं जाइए, प्रिंटेड नोट्स है। और मैं ट्रिक आप यूज कीजिएगा नोट्स बनाने में। अब जैसे मौर्य आर्ट हो गया, तो आप स्पेक्ट्रम भी ओपन कीजिएगा मौर्य सेगमेंट में, और उसके इंट्रोडक्शन या जो जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो चीज आप लिख लीजिएगा एक पैराग्राफ में। फिर आप नोट्स लिख लिया आपने, नोट्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप विकिपीडिया खोलोगे, विकिपीडिया में मौर्य आर्ट पे बहुत अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, तो वो पूरे आर्टिकल नहीं उठा के आप 8-10 करके वो 8-10 सेंटेंस करके एक आर्टिकल का क्रक्स उठा लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे। फिर आप यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। उनका 15-20 मिनट का वीडियो है, एक टॉपिक पे 15 या 20 मिनट का, वो 20 मिनट का वीडियो देखा आपने और उस पे नोट्स आपने तैयार कर लिया। फिर हर बच्चे का अपना अपना होता है, वो कहीं क्लास कर रहे होते हैं, उनका अपना पर्सनल बुक रहता है, बिहार ओरिएंटेड कोई ना कोई, आपने उस बुक से नोट्स तैयार किया। फिर जो 5 का आपने कंटेंट तैयार किया, उस कंटेंट को लेके आप अलग से बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में 2 से 3 पन्नों में आप अपना तैयार कर लीजिए। और एक फॉर्मेट होना चाहिए कि ये पहला इंट्रोडक्शन है, आप पे डिपेंड करता है। मैंने जनरली इंट्रोडक्शन विकिपीडिया से उठाया था, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अट्रैक्टिव हेडिंग के साथ रहता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपने विकिपीडिया से उठाया, वैसे ही आपने जो बॉडी होता है, कंटेंट होता है, वो आपने नोट्स से और यूट्यूब से और या फिर कहीं और से कुछ बुक से आपने कंटेंट तैयार किए। साथ में डायग्राम रहेगा, तो डायग्राम के लिए कभी कभी होता है कि आपने पुराने बच्चे जो क्लियर किए हैं उनके नोट्स आप देख रहे हो, आपको दिख गया कि उन्होंने ये पिलर का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने डायग्राम बना लिया। फिर कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन समय फिर आप विकिपीडिया पे जंप करोगे और आइदर फिर थोड़ी बहुत आपकी अपनी भी सेंटेंस बनती जाएगी। तो वो 2 से 3 पन्ना में मान लीजिए मौर्य आर्ट कंप्लीट हो गया, तो आई एम टेलिंग यू कि आपसे बेहतर और कोई कंटेंट नहीं होगा। कभी भी एक चीज पे डिपेंड मत रहिए, 4-5 चीज को लेके एक सुंदर तरीके से उसको परोसिए। और उसमें क्या होगा कि कभी आप सोए हुए हैं, कभी बैठे हुए हैं, फिर अचानक से कोई कंटेंट ध्यान में आ गया तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा उसी पेज में जाके, और इस तरीके से आप एक एक टॉपिक को करते जाइएगा। ये ट्रिक होता है बीपीएससी के लिए। मतलब काफी आप स्टूडेंट्स को पता चल रहा होगा कि काफी मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। और काफी अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है, कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर और सबसे अलग दिखा सकते हैं। कॉपी वहां पे सैकड़ों लोगों की पहुंचती है, तो उन सैकड़ों लोगों में से कैसे आपकी कॉपी अलग नजर आए, और अलग तभी नजर आएगी जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए ये आपने बहुत खूबसूरती से बताया। ये तो मेंस का मामला हुआ। आपका इसमें फिर उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आया, तो इंटरव्यू के लिए स्पेशल तैयारी आपने कैसे की, इंटरव्यू को कैसे आपने फेस किया, उसके लिए क्या स्पेशल इंटरव्यू? जी सर, इंटरव्यू देखिए अभी तो बहुत टाइम मिल रहा है क्योंकि कोरोना पीरियड है। मेरा जब था तो 10 दिन या 12 दिन का पीरियड मिला था रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट और इंटरव्यू के डेट के बीच में। तो इंटरव्यू फिर 2 टाइप्स में बंटते हैं, या तो आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, जैसे कि मैं खुद इस बार इंटरव्यू दूंगा तो मेरा एक अलग स्ट्रक्चर रहेगा इस बार। पिछले बार या तो आप बिल्कुल फ्रेश हो, एक आप मिडिल क्लास से उठ के आए हो, आपको घबराहट होती है, या आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बात मैं कहूंगा, जब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नए हैं, तो वहां पे जाते हैं तो वो लोग भी ये चीज समझते हैं कि नया लड़का है, घबरा रहा है ये में। तो जब भी आप नए हैं तो आप अपने फैक्ट्स तैयार करके जाइए। वो जब देखेंगे ना कि आप घबरा रहे हो या आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो आपसे अपने आप इजी सवाल पूछने जाते हैं। तो उस समय में ये ब्लंडर आप नहीं कीजिए कि आप इजी सवाल ही मिस कर दे रहे हैं। तो आप अपने ग्रेजुएशन को तैयार कर लीजिए। अगर टेक्निकल ग्रेजुएशन है फिर वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं आपसे,
उसके बाद आप अपने ऑप्शनल्स को तैयार कीजिए, सबसे ज्यादा ऑप्शनल पे रहता है, और जनरल डे टू डे जो न्यूज रहती है और कुछ बेसिक्स जैसे हैं, कुछ आर्टिकल पूछ लिया, कुछ हिस्ट्री का कंटेंट पूछ लिया, तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स की तरह आप उसको तैयार करके जाइए। मॉक इंटरव्यू दीजिए 2 से 4, और फिर यही है कि अपने में कॉन्फिडेंस लाइए। वहां पे बोलना पड़ता है, मतलब वहां पे जाते ही वो नर्वस में शायद आवाज तक नहीं निकल पाती है, ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जाने के बाद सारी बातें धरी की धरी रह जाती है और लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए अपने फैक्ट्स तैयार कीजिए, खास करके ऑप्शनल को तैयार कीजिए और ग्रेजुएशन को तैयार कीजिए, ताकि वो जब फैक्ट्स पूछे तब आप डिट्टो आंसर देते जाइए, उसको लगेगा कि हाँ चलो नया बच्चा है, इसको मतलब फैक्ट्स तो जान रहा है, बाकी सब्जेक्टिव में शायद घबरा रहा हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट, इसी वजह से यूपीएससी ने खास करके पर्सनालिटी टेस्ट कहा है इंटरव्यू को, और वो इसी वजह से कहा है क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट एक दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में नहीं बनाई जा सकती। इसको अगर आप शुरू से तैयारी, आज से आपने सोचा है कि मुझे यूपीएससी या बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस निकालना है, यानी सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरा हमेशा कहना होता है उसी दिन से सोच लीजिए कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है एक दिन, और अपनी पर्सनालिटी में बेसिक जो चेंजेस हैं उसे वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इंसान को उसी वक्त से डिटरमिन हो जाना चाहिए कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में वो सिविल सर्वेंट का लुक अपने अंदर अडॉप्ट करना है, धीरे 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 धीरे, और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो तुरंत 10 दिन में नहीं आती, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? मुझे अभी याद है, जी जी सर, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। मुझे याद है कि मैं क्लास में बैठता था तो स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि जो दिल्ली में मेरा पहला या दूसरा क्लास हुआ वो आपके थ्रू ही हुआ, मतलब आप ही उसमें टीचर थे। तो मैं उस समय लाइनिंग वाले पेजेस पे लिखता था, तो और वो उस वक्त बिल्कुल नया था एकदम, एंट्री दिल्ली में मैंने कदम रखे थे, ये वाली हालत थी। तो मैं लाइनिंग वाले में लिखता था, तो आपने डांटा भी था और मुझे कहा था कि अभी से व्हाइट पेजेस में लिखना चालू कर दो, क्योंकि जिंदगी भर क्लास में ही लिखना है या कभी एग्जाम में भी लिखना है। आपने ये पूछा था, तो मैंने कहा था कि सर एग्जाम में भी लिखना है। हाँ, तो मैंने कहा एग्जाम में भी लिखना है, तो आपने कहा था जब एग्जाम में लिखना है तो व्हाइट पेजेस पे लिखो, क्योंकि एग्जाम में लाइनिंग वाले पेजेस नहीं मिलते हैं, व्हाइट पेजेस मिलते हैं। और मुझे तभी पता चला था कि व्हाइट पेजेस मिलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ वो तो। और उसी वक्त से मैंने वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं सर के साइड में मतलब आगे बैठता था साइड में, तो सर का नजर रहता था, तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने व्हाइट पेजेस वाले नोट्स खरीद लिए और उसमें लिखना चालू किया। तो ठीक है, राइटिंग स्किल आप इंप्रूव कीजिए और हर चीज सोचने लगिए आप। इनफैक्ट जब मेंस का पीरियड रहे या प्रीलिम्स का पीरियड रहे, सोते जागते आपको उसमें ढलना होगा, उसमें एकदम अपने आप को, बोलते नहीं है, उसके रंग में रंगना पड़ेगा, तब जाके ये होगी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतना मेहनत किया और 262 पे आके अटका, तो मैंने बोला भी लोगों को कि पता नहीं इतना जान लगाने के बाद भी 262 आ गया, तो मेरे ऊपर 261 कौन है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि नहीं आपकी पहली अटेम्प्ट थी, इसके कारण ऐसे मतलब यहाँ तक पहुंचे, आगे आपका और इम्प्रूव हो जाएगा। यही बात है, बहुत जान लगाना पड़ता है। आपका शायद इंटरव्यू में ही थोड़ा सा कम रह गया था, वरना आप मेंस और उसके हिसाब से आप बहुत अच्छी रैंक गेन करते हैं, ऐसा मैंने आपसे बात जब हुई थी तो पता चला था। जी सर, मैं फिर से ये मतलब रिपीट कर देता हूँ, मेंस में मेरा कट ऑफ से 50 मार्क्स ज्यादा है, तो मेंस में मेरा सच में बहुत अच्छा मार्क्स था। मेंस में मेरा कमांड भी रहता है, इनफैक्ट जब मेंस फर्दर आएगा तो मैं उसके लिए सर का आदेश रहा तो मैं एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मेंस में मेरा कमांड था, और मैंने यहाँ तक कहा था कि यदि इंटरव्यू में एक मिनिमम मार्क्स होता है 38 मार्क, 38-40 मार्क, तो यदि मुझे 38 to 40 भी मिलता फिर भी मैं रिजल्ट के लिस्ट में आता, इतना मुझे कमांड था अपने मेंस पे। इसलिए बोलता हूँ मेंस आपका रिजल्ट दे जाता है, इंटरव्यू रैंक डिसाइड करता है। इंटरव्यू में मुझे बहुत कम 65 मार्क्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा, मैं बोल नहीं पा रहा था इंटरव्यू में, मैं घबराया हुआ था बहुत, और रात का समय हो गया था, तो वो सब अलग एस्पेक्ट है। मगर हाँ, आप मेंस पे कमांड कीजिए, आपको रिजल्ट मेंस दिलवा देगा। बहुत बढ़िया। तो इस वक्त आप किस पोस्ट पर हैं मनीष? मैं इस वक्त सुपौल में पोस्टेड हूँ एज ए एक्साइज ऑफिसर, और यहाँ सब डिवीजन अलॉट हुआ है मुझे। निर्मली सब डिवीजन है, जो लोकल स्टूडेंट्स होंगे वो जानेंगे, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है।
अच्छा। और हम लोगों की जॉब प्रोफाइल है मद्य निषेध विभाग, अब एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज एंड प्रोहिबिशन हो गया है। और हम्म, बिहार में जो लिक्वर बैन है उसको इम्प्लीमेंट करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग पे आती है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आपने आपसे शुरू में ही ऊपर वाला जो है वो बहुत ही अच्छे काम ले रहा है इस वक्त। जी जी सर बिल्कुल। लोगों के घर सुने हैं कि शराब और इन सब चीजों से, मद्यपान से बर्बाद हो जाते हैं, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल, हम लोग जी। अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो मनीष, आपके शौक क्या क्या हैं? चलिए, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, शौक आपके क्या क्या हैं? हाँ, अब मेरी शौक में सर मतलब बुक पढ़ना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। नॉवेल्स में पढ़ लेता था खाली टाइम में, ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस के बुक्स पढ़ रहा हूँ। नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था, साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है। फिर कभी मैं शायरी सुनता हूँ, कभी पोएम सुनता हूँ। मतलब काफी परफॉर्मेंस भी, स्टेज परफॉर्मेंस है एक आध, उसके वीडियोस भी होते रहते हैं मतलब शेयर। तो यही सब रहता है मेरा उसमें। शायरी शायरी पढ़ना आपको पसंद है? जी जी जी। अच्छा, सुनना पसंद है कि लिखना भी पसंद है? कभी कभी लिख लेता हूँ सर, और सुन भी लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताइए, थोड़ा सा वो छूट गया कि ऑप्शनल आपका क्या था? ऑप्शनल सर ज्योग्राफी है मेरा। ज्योग्राफी। तो उसके उसके जी उसका उसके लिए तो हम लोग एक स्पेशल कभी रहा तो, जिस जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी जिनका होगा उसके लिए मैं स्पेशल आपसे को इनवाइट करूंगा कि कभी उसके लिए आप डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा, या मींस में जब आप आपको मैं स्पेशल मींस के लिए कहूंगा तो आप जरूर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करिएगा। तो अभी ये है कि अभी तो आप जी यूपीएससी की भी डन तैयारी सर, कर। क्योंकि मैं ज्योग्राफी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, कि मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास नहीं किया है। ठीक है, कि वो क्लास कभी हुआ ही नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं आया नया नया, और फिर बहुत सारी चीजें होती है। मैं बाजीराव के मतलब इकोनॉमिकल ये नहीं था बैकिंग बाजीराव के करने का, तो वो सब रीजन के कारण ही मैंने ऑप्शनल का क्लास कभी किया ही नहीं। और जब प्रीलिम्स का हो गया तो मुझे एकदम से लगा कि अब तो प्रीलिम्स हो गया, ऑप्शनल का क्या करें। और मैंने खुद से बहुत मतलब एक पार्ट कुछ बुक्स, मैंने जैसे पहले ही बताया मैंने बहुत कम बुक्स पढ़े हैं। और ज्योग्राफी में मेरा जहां तक मुझे अभी तक पता है थर्ड हाईएस्ट मार्क्स हैं, वेरी 63rd गुड। बीपीएससी में। मतलब विदाउट तो विदाउट इसलिए एनी कोचिंग। कोचिंग्स, राइट मतलब ये भी राइट आपने सर, तो एक इसके बहुत स्टीरियोटाइप ब्रेक किया कि किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम हाँ जी ऑप्शनल। सर, मैं बार बार कह रहा हूँ वो बड़े बड़े नामों वाली मैंने कोचिंग नहीं की है। मेरे पास मोटे मोटे नोट्स नहीं है, मैंने जो भी नोट्स तैयार किए हैं खुद तैयार किए हैं। तो उसमें मुझे पता चल गया कि आप खुद से कम टाइम में कैसे कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मेरे कंटेंट्स बहुत अच्छे होते थे। जब मैं टेस्ट सीरीज देता था और टीचर्स चेक करते थे तो बोलते थे कि आपने कहाँ से लिखा ये चीज और ये, और मैं कहीं और से नहीं, है विकिपीडिया और इकोनॉमिक सर्वे से मैंने बहुत सारे डाटाज उठाए थे। आप लोग मेंस में एक बार इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी जैसे आप जॉब के साथ हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके साथ बड़े चैलेंजेस स्ट्रगल भी होता है। तो अभी आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं, तो जो या बीपीएससी के और भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं, तो कैसे उसे मैनेज करते हैं? उसके लिए क्या मतलब एक कह सकते हैं ट्रिक होती है, या फिर क्या एक मोटिवेशनल क्या चीज आपको मोटिवेट रखती है जो आप जॉब के साथ भी मैनेज कर लेते हैं, और कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर, मैं बार बार मेरी एक लाइन है, वो लाइन को मैं फॉलो करता हूँ कि या तो जान लगा दो या जाने दो। अब उसके अच्छा, बीच वाला लाइन कभी नहीं होना चाहिए कि वेरी आप गुड। हाँ या ना वाले। तो या तो आप जान लगा दो या फिर उस चीज को जाने दो। ठीक है, तो रही बात प्रेजेंट की, ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत है। मैं अभी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे अभी फोन आ जाए कि सर कोई स्मगल हो रहा है, कहीं कोई गाड़ी आ रही है, और मुझे 15 to 20 मिनट्स के अंदर रेडी होके निकलना पड़ जाए। तो कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। मगर आप पेपर तो हमेशा अपने पास रख सकते हैं, कोई आपको मना भी नहीं करेगा, आपका सीनियर तक कुछ नहीं बोल सकता है। आप करेंट अफेयर तो आप 3-4 पेपर मंगा लीजिए। मैं हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और द हिंदू मंगवाता हूँ। और द हिंदू के लिए मुझे इतना परेशानी हुआ, मैंने कितना फोन कॉल किया तब जाके अब पहुंच रहा है, वो भी एक दिन लेट से मेरे पास पहुंचता है। तो ये 3 पेपर रखिए, ऑफिस में आप बैठे हुए हैं तो पेपर पढ़ते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए, तो आपके कंटेंट्स तैयार होंगे। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या यूट्यूब पे वीडियोज रहते हैं, तो आप आए रूम पे वीडियो कान में लगा के सुन रहे हैं और
फिर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसी तरीके से चैलेंजेज हैं। लेकिन हाँ, हार मत मानिए, चीजें हो जाती हैं। अब मैं बताऊं क्या, मुझे टाइफाइड पॉजिटिव हो गया था एकदम एक्सट्रीम लेवल का, जब मेरा मेंस का एडमिट कार्ड आ रहा था, ठीक है। और मेरा भाई आके मुझे कह रहा है कि नहीं भैया, अब आपको पढ़ने नहीं दे सकते। मैंने लिटरली उसके सामने हाथ जोड़ दिया था कि मुझे क्लास जाने दो, चाहे तुम मेरे साथ चलो। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हार मत मानिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सॉर्ट आउट हो जाता है एक बार अगर आपका रिजल्ट आ जाए। अच्छा, कोरोना टाइम में इस वक्त बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हैं, बच्चे पढ़ नहीं, मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हर चीज अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा मतलब अनप्रेडिक्टेबल सारी चीजें हो गई हैं। तो कोरोना टाइम में कैसे बच्चे, स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेट रखें, कुछ उसके लिए बातें आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स है जो कोरोना टाइम में स्टक कर गए हैं, वो तैयारी करते थे, अब एग्जाम की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, या फिर ऑफ कोर्स लॉकडाउन है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक लाइन, बस सिंपल एक लाइन कहूंगा कि आप लोग भीड़ में हैं, एक हल्की सी बारीक लाइन है, एक लाइन है, और इस लाइन को, ये लाइन है, इस लाइन को आप क्रॉस कर जाओगे और आपकी करियर बदल जाएगी, आपकी जिंदगी खत्म, मतलब एकदम से चेंज हो जाएगी। और उस लाइन को चेंज करने से पहले हमेशा ईश्वर अल्लाह का एक रहता है कि आपको सबसे कठिन दौर तभी आता है जब सबसे अंतिम फेज में आप होते हैं। सीता माता का भी, जो हम लोग यदि मैथोलॉजी में जाए, उन्होंने अग्नि परीक्षा तभी दिया था जब रावण मर चुका था, ठीक है। तो आपकी अग्नि परीक्षा तभी होती है जब आप एकदम सिलेक्शन से जस्ट पहले होते हैं। उससे पहले वाले सारे स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता ही है। तो आप बस सिलेक्शन से 1 कदम या 2 कदम दूरी के फेज पे हैं। आप लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, साल 2 साल 3 साल, और आप स्टक है, तो आपके साथ सभी स्टूडेंट स्टक है। ये नहीं है कि आप फंसे हुए घर में और बाकी लोग पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं है, सभी स्टूडेंट है। तो आप उसी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और नहीं तो फिर आप अभी तो 2 साल या 3 साल आपने यहाँ पे मेहनत कर दिया, फिर आप प्राइवेट सेगमेंट में जाइएगा, वहां पे आपको ईगो क्लैश होगा, क्योंकि आपने इतने सारे एक्ट्स पढ़ लिए, लॉज पढ़ लिए, आपके एम्बिशन इतने हाई थे, अब जाके आप वहां नहीं कर पाइएगा सरवाइव, ये सच बात है। तो इसलिए अपने आप को सोचिए कि बस आप वो 1 कदम दूरी है, 1 कदम चल जाइए, ठीक है। एक समय था जब मुझे दिल्ली में 1 दिन रहने का मन नहीं करता था, मैं दिल्ली के वजीराबाद एरिया में रहता था, 1 दिन मन नहीं करता था। टाइफाइड हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया था कि हाँ पता नहीं क्यों नहीं एग्जाम वगैरह नहीं निकल रहा है, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं। और उसमें मेरे एक फ्रेंड थे, वो कहते थे कि मैं मतलब स्कूल बच्चों को पढ़ाता था, वो मार साहब कहते थे कि मार साहब बस ये दौड़ निकाल लीजिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये दौड़ निकाल लीजिए। उनका काफी सपोर्ट रहा, और आज कहीं ना कहीं मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया। तो आप लोग के साथ भी यही दौर है, बिल्कुल हार मत मानिए, सबके साथ ये हो रहा है, एनर्जी लगाए रखिए। आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड लिस्ट में होंगे। आज तो तैयारी के समय आप बच्चों को पढ़ाते भी थे, एक नई बात पता चली। जी सर, मैं हमेशा से, इसीलिए आपको क्लास में याद होगा मैं दौड़ते भागते हुए आता था, आप हमेशा टोकते थे कि तुम पहले से आराम से आके क्यों नहीं बैठते हो, हाँफते हाँफते क्यों आते हो हमेशा। बहुत बहुत अच्छे, तो मतलब आपने बहुत मेहनत की है, हर तरीके से मेहनत की है। तो चलिए, ये सर आपने ये हेल्प भी करता है आपको, आप बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाओगे, 10 मार्क का मैथ्स आता है प्रीलिम्स में, बीपीएससी प्रीलिम में 10 मार्क्स के मैथ्स होते हैं, और अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वो मैथ्स आप चुटकी में बना लोगे। और नहीं तो फिर 10 में से 3-4 आ जाता है, मुझे 10 में से 10 आ रहे थे हर बार, तो इस कारण मार्क्स आपको एडअप कर देता है, वो हेल्प भी करता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीजें आपसे पता चली। तो लास्ट में, क्योंकि आपको शायरी पसंद है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्टूडेंट की तरफ से कि कुछ मोटिवेशनल जो आपको याद हो, कुछ शायरी जो कि बच्चों को मोटिवेट करे, और कुछ नया क्रक्स दे लाइफ का, वो अगर पढ़ना चाहें तो आप। अभी रिसेंटली मेरे फेवरेट राहत इंदौरी साहब का देहांत हुआ है, तो मैं उनके लिखे कुछ 1-2 लाइन्स है वो सुना देता हूँ। कुछ मुझे ध्यान तो था नहीं, अभी अचानक से ध्यान आया क्योंकि आपने जैसे बोला। बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
और मेरे अंदर से सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। आप अपने ईमान को जिंदा रखते हुए पढ़ाई कीजिए और देखिए कि आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। चलिए मनीष साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही, मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में जैसा बताया था कि आप एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और आपकी जरूरत हमारे स्टूडेंट्स को रेगुलर पड़ती रहेगी। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप उनकी मदद समय समय पर करते रहें। और अगर स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं अगर स्टूडेंट कहेंगे तो मैं जरूर आपसे मींस में मदद आपसे लूंगा और इनके लिए स्पेशल। और आपकी जो एक बुक लिस्ट आप अगर दे देंगे हमें, तो उस बुक लिस्ट को मैं PDF फॉर्मेट में अपने स्टूडेंट्स को भेज दूंगा जिनको जरूरत होगी, क्योंकि सब एक दूसरे का सहारा बन के ही आगे बढ़ना होता है इस एग्जाम में, क्योंकि स्ट्रगल और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अपना बहुमूल्य वक्त दिया। आपकी वर्दी आपका पीछे इंतजार कर रही है और अभी कभी भी आपको और कभी भी आपको बुलावा आ सकता है, तो इसलिए आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू। अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत थैंक्स और ऑल द बेस्ट कि आप UPSC में क्वालिफाई करें और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करें, और साथ ही साथ BPSC में और भी अच्छी रैंक आपकी जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।